Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to talk about management of fever in children, and under this topic हम आज 3 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली है यूज ऑफ थर्मोमीटर, दूसरा कि बच्चे को कब हॉस्पिटल या पीएचसी को रेफर किया जाए, और तीसरा होम बेस्ड केयर यानी घर पर ही बच्चे के फीवर को किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। जब भी हम किसी फीवर की सिचुएशन में टेम्परेचर को लेने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर हम ओरल मेथड से यानी मौखिक मेथड से ही टेम्परेचर को लेने के बारे में जानकारी रखते हैं। छोटे बच्चों में कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि बच्चे के आर्मपिट में भी जो है थर्मोमीटर का उपयोग करके टेम्परेचर लिया जा सकता है। परंतु जहाँ तक छोटे बच्चे की बात है और जहाँ तक उसके फीवर मैनेजमेंट की बात है, तो फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग 4 अलग-अलग हिस्सों में किया जा सकता है और इन हिस्सों के अपने थर्मोमीटर होते हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टल मेथड, यानी मलनाली या फिर मलाशय में बच्चे को थर्मोमीटर की सहायता से टेम्परेचर लिया जाता है। ये एक बहुत ही हाईली प्रेफर्ड तरीका है जिससे काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट और प्रिसाइज टेम्परेचर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। इसकी जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होती है। देन वी हैव द ओरल मेथड, जिससे हम सब वाकिफ हैं। आई एम श्योर आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी ओरल मेथड से अपने टेम्परेचर को लिया होगा। देन वी हैव द एक्सिलरी मेथड, यानी कि आर्मपिट यानी कांख संबंधी जो एरिया है वहां पर आपके बगल में टेम्परेचर लिया जाता है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है और ये बच्चों में भी काफी पॉपुलर होता है। हालांकि इससे इतनी प्रिसाइज रीडिंग हम नहीं ले पाते एज कंपेयर टू द रेक्टल मेथड। Then we have the last one is the tympanic method, यानी मध्यकर्ण मेथड, यानी कान के अंदर लिया जाने वाला टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के लिए एक स्पेशलाइज्ड थर्मोमीटर अवेलेबल होता है। ये भी काफी अच्छी तरीके से, काफी प्रिसाइज तरीके से जो है टेम्परेचर बताता है। तो ये 4 तरीके से हम एक बच्चे का टेम्परेचर ले सकते हैं फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जब हमें पता है कि 4 मेथड्स हमारे पास हैं, तो किस समय या किस आधार पर हम इनमें से किसी एक मेथड का चयन करें, कौन से थर्मोमीटर का कौन से मेथड के दौरान को यूज करके हम टेम्परेचर लें, तो इसके बारे में जानने के लिए आयु यानी बच्चे की उम्र जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड हो सकता है, जिसके आधार पर आप सही मेथड का चयन कर सकते हैं। अगर बच्चा 2 साल से कम का है, यानी 2 साल से कम आयु का है, तो आपके लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए रेक्टल रीडिंग, यानी बच्चे के मलनाली या मलाशय के अंदर थर्मोमीटर को इंसर्ट करके एग्जैक्ट रीडिंग आप पा सकते हैं। देन वी हैव द सेकेंड चॉइस, दैट इज द आर्मपिट, यानी बच्चे के बगल में टेम्परेचर थर्मोमीटर को दबा के आप टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर बच्चे की आयु 2 से 5 वर्ष के मध्य है, तो आपकी फिर भी फर्स्ट चॉइस रेक्टम यानी रेक्टल टेम्परेचर की रहेगी, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट रीडिंग देता है। सेकेंड चॉइस इस केस में आप ईयर टेम्परेचर भी ले सकते हैं। ईयर बेस्ड ईयर के लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स अवेलेबल होते हैं, उसका उपयोग करके आप टेम्परेचर ले सकते हैं। एंड द थर्ड चॉइस फॉर द ईज ऑफ यूज इज द आर्मपिट एरिया। 5 साल से अधिक के बच्चों के लिए फर्स्ट चॉइस माउथ के माध्यम से यानी मौखिक रूप से आप टेम्परेचर ले सकते हैं। थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे दबा के और टेम्परेचर ले सकते हैं। इससे छोटे बच्चे यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए मौखिक रूप से टेम्परेचर लेने का प्रोविजन इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि उन्हें अभी तक
इस थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे दबाने की कला नहीं आती है और एक रिस्क रहता है कि वो उस थर्मोमीटर को अपने मुंह में तोड़ सकते हैं, उनके मुंह में कांच बिखर सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए 5 साल से अधिक के बच्चों के लिए ही मौखिक रूप से टेम्परेचर लिए जाने को जो है सुझाव दिया जाता है। सेकेंड चॉइस इज ईयर एंड थर्ड चॉइस इज आर्मपिट में, बगल में थर्मोमीटर को रख के टेम्परेचर ले सकते हैं। देन किस तरीके से टेम्परेचर लें, क्योंकि हमें यूज ऑफ थर्मोमीटर आना चाहिए, बट चूंकि हमें पता है कि हम 4 तरीके से टेम्परेचर ले सकते हैं, तो लेट्स लर्न अबाउट द ईच टाइप ऑफ टेम्परेचर टेकिंग मेथड एंड देयर टिप्स। इन केस ऑफ रेक्टम, यानी अगर आप मलनाली या मलाशय में थर्मोमीटर को इंसर्ट करके टेम्परेचर लेना चाहते हैं, तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी आप थर्मोमीटर को अच्छे साफ सुथरे पानी से धो लीजिए। देन आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो मर्क्यूरी अंदर है, अगर आप मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर ले रहे हैं तो मर्क्यूरी जो है वो 36 डिग्रीज के भीतर हो, अंदर हो। देन जो सिल्वर टिप है उसे आप किसी भी लुब्रिकेंट, खासकर किसी वैसलीन या पेट्रोलियम जेली से कवर कर ले ताकि इंसर्ट करने में परेशानी ना हो, बच्चे को भी दिक्कत ना हो। बेबी को उसकी कमर पीठ के सहारे लेटाकर उसकी नीज को बेंड करें, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। फिर थर्मोमीटर को बच्चे के रेक्टम में तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर यानी मात्र 1 इंच जितना आपको होल्ड करना है, इंसर्ट करना है और होल्ड करके रखना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट पश्चात आप थर्मोमीटर को बाहर निकालें और टेम्परेचर को पढ़ें। थर्मोमीटर को दोबारा से क्लीन करके स्टोर कर दें। मौखिक रूप से टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर को दोबारा अच्छे से कूल सोपी वाटर से धोएं। थर्मोमीटर को शेक करें ताकि थर्मोमीटर का टेम्परेचर 36 डिग्री या मर्क्यूरी 36 डिग्री के भीतर हो, अंदर हो। फिर बच्चे के जिह्वा के नीचे यानी टंग के नीचे थर्मोमीटर का टिप दबाएं और बच्चे का मुंह बंद कर दें। बच्चे के मुंह को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बंद करके रखना है। फिर थर्मोमीटर को हटाएं, रीडिंग नोट करें और थर्मोमीटर को क्लीन करके स्टोर कर दें। यदि बगल में यानी आर्मपिट में आप थर्मोमीटर प्लेस करके रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए कोई भी रेक्टल या ओरल थर्मोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। थर्मोमीटर को सर्वप्रथम कूल सोपी वाटर से साफ करें, धोएं। टेम्परेचर मर्क्यूरी को 36 डिग्री के भीतर रखें। थर्मोमीटर के टिप को बगल में आर्मपिट के सेंटर में प्लेस करें। बच्चे के आर्मपिट को क्लोज करें यानी बगल को अच्छे तरीके से दबाकर बंद कर दें। बच्चे का हाथ उसके बॉडी के बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए, इस चीज को सुनिश्चित करें। देन लीव द थर्मोमीटर फॉर एटलीस्ट 4 मिनट्स यानी कुल 4 मिनट के लिए उस थर्मोमीटर को बगल में दबे रहने दें। थर्मोमीटर को बाहर निकालें, टेम्परेचर की रीडिंग लें और थर्मोमीटर को क्लीन करके स्टोर कर दें। कान में यानी मध्य कर्ण में टेम्परेचर लेने के लिए इसके लिए आपको एक क्लीन प्रोब टिप यानी आप किसी भी मलमल के कपड़े या फिर साफ टिश्यू पेपर बिखरता हुआ नहीं होना चाहिए। इसी के लिए घर पर साफ सुथरे मलमल के कपड़े को लपेट कर एक लंबी टिप बनाएं और हमेशा थर्मोमीटर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करें। कान को थोड़ा पीछे की तरफ पुल करें जिससे कि बच्चे के ईयर की जो कैनाल है वो स्ट्रेटन आउट हो जाए और बच्चे के ईयर ड्रम तक आपका थर्मोमीटर पहुंच जाए। थर्मोमीटर को धीरे से जेंटली ईयर कैनाल के अंदर डालें ताकि आपका थर्मोमीटर पूरी तरीके से ईयर कैनाल को सील कर दे। थोड़ी देर के लिए उसे स्क्वीज करें, बटन को, थर्मोमीटर के बटन को स्क्वीज करके होल्ड करके रखें 1 सेकेंड के लिए और फिर थर्मोमीटर को बाहर निकाल दें। ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है जो फटाफट आपको रीडिंग प्रोवाइड कर देगा। देन व्हाट आर द नॉर्मल टेम्परेचर्स। यदि आपसे कोई पूछे कि शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है तो आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाउएवर ये एक वाइड रेंज होती है। कोई
97 डिग्रीज पर भी अपने आप को नॉर्मल पाता है, कोई 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी अपने आप को नॉर्मल पाता है, फीवरिश नहीं पाता। सिंस इट इज अ रेंज, और हमारे शरीर के हर अंग में हर अलग अलग जगह पर, जिन 4 जगह पर हम टेम्परेचर ले सकते हैं, टेम्परेचर की रेंज हल्की सी डिफरेंट होती है। सो अगर रेक्टल मेथड से बच्चे का टेम्परेचर लिया गया है तो उसके लिए नॉर्मल रेंज होगी 36.6 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हैं देन इट विल बी 97.9 टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द नॉर्मल रेंज। आप पाएंगे कि रेक्टम और ईयर के टेम्परेचर्स हाईएस्ट होते हैं नॉर्मल रेंज में, क्योंकि ये शरीर के अंदरूनी टेम्परेचर्स हैं और वहां पर कंपैरेटिवली बाहरी टेम्परेचर से टेम्परेचर हल्का सा, तापमान हल्का सा हाई होता है। अगर आप ओरली बच्चे का टेम्परेचर लेना चाहते हैं तो द नॉर्मल रेंज वुड बी 35.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में ये होगा 95.9 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। आर्मपिट यानी बच्चे के बगल में अगर आपने टेम्परेचर लेना चाहा है तो नॉर्मल रेंज आपको रेफर करनी चाहिए 34.7 डिग्री सेल्सियस टू 37.3 डिग्री सेल्सियस। इन फ़ारेनहाइट इट वुड बी 94.5 डिग्रीज टू 99.1 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को जो हम नॉर्मल लेकर चलते हैं उसकी बजाय हमें एक रेंज को लेकर चलना चाहिए। कान यानी मध्य कर्ण में यदि आपने स्पेशलाइज्ड थर्मोमीटर से बच्चे का टेम्परेचर लिया है तो द नॉर्मल रेंज इज 35.8 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। इन फ़ारेनहाइट इट इज 96.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। इससे समझने वाली बात यह है कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, पहली बात उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड थर्मोमीटर होना चाहिए यदि वो मेथड डिमांड करता है तो। नंबर 2, हमें साफ सुथरे थर्मोमीटर का उपयोग करके उस पर्टिकुलर मेथड के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। नंबर 3, हम नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स जो हैं वो उस मेथड के अनुसार हमें रेफर करने हैं। हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर को, सिंगल टेम्परेचर को ही नॉर्मल मान के नहीं चलना है। आपने जहां से भी बच्चे का टेम्परेचर लिया है उसकी अपनी नॉर्मल रेंज होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि जब हमें पता चल गया है कि बच्चे को फीवर है, उसे हॉस्पिटल में या इमरजेंसी सर्विसेज में कब रेफर किया जाए। सबसे पहले यदि बच्चा 2 महीने से कम आयु का है यानी अभी नवजात शिशु ही है और उसे फीवर है तो आपको तुरंत उसे हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या फिर किसी डॉक्टर के पास अवश्य रूप से ले जाना चाहिए। दूसरा केस, यदि बच्चे को फीवर की वजह से बेसुध बच्चा हो रहा है या फिर अपनी सुध खोने लगा है, अनकॉन्शियस होने लगा है, उस केस में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या फिर चिकित्सकीय सेवा लें। देन इफ देयर इज फीवर विद कन्वल्जन्स यानी शरीर में ऐंठन या अकड़न आने लगी है फीवर की वजह से, तो भी बच्चे को तुरंत रूप से आप डॉक्टर या चिकित्सकीय सेवा अवश्य दिलवाएं। फोर्थ, अगर बच्चा खा पी नहीं रहा है तो खास तौर पर 6 माह से छोटे बच्चे या फिर 2 साल से छोटे बच्चे जो अभी तक माँ का दूध ले रहे हैं, उन्हें माँ का दूध पीने में ही समस्या आ रही है, वो नहीं पी पा रहे हैं, तो आपको इसे सीरियस मानते हुए डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए। और यदि बच्चे का फीवर 5 दिन से अधिक तक चला है तो भी आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि फीवर जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है वो 3 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाता है, परंतु इसे बिल्कुल भी मानदंड लेकर ना चलें। बच्चे के सारे डेंजर साइंस को नोट करें और 5 दिन से अधिक फीवर चलने पर अवश्य रूप से उसे डॉक्टरीय सेवा को रेफर करें। अब बात करते हैं हाउ टू ब्रिंग डाउन फीवर, यानी होम बेस्ड केयर ऐसी क्या दे सकते हैं अलोंग विथ मेडिकेशन। मान के चलें कि ये जो बातें हम होम बेस्ड केयर में कर रहे हैं ये किसी भी दवाई या फिर चिकित्सकीय सेवा को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे को कंफर्टेबल बनाने में, बेटर फील करने में हेल्प कर सकती हैं। ये बिंदु आपके दवाई को रिप्लेस नहीं कर सकते। इन बिंदुओं का ध्यान आपको दवाई के साथ रखना है ताकि आपका बच्चा कंफर्टेबल रहे और अच्छा फील करे।
तो ऐसे क्या घर पर ही आप काम कर सकते हैं जिससे बच्चे का फीवर डाउन यानी फीवर को नीचे लाने में, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में हम मदद कर सकते हैं। सबसे पहला है गीली पट्टी, यानी आप बच्चे के सर पर ठंडे पानी में डूबी हुई गीली पट्टी को रखें। कूल वाटर से मतलब चिल्ड वाटर नहीं है, नॉर्मल ठंडे पानी के अंदर आप कपड़े को डुबाएं और निचोड़कर उसके सर पर रखें जब तक वो कपड़ा दोबारा से गर्म नहीं हो जाता। आप बच्चे के सर पर रख सकते हैं, उसके गर्दन को भी ठंडा कर सकते हैं, उसके हथेलियों और पैरों के तलों को भी ठंडा कर सकते हैं इस वॉश क्लॉथ यानी गीली पट्टी के माध्यम से। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, बच्चे को हल्के गर्म या गुनगुने पानी में नहलाएं। जैसे उसके चमड़ी से, स्किन से पानी इवेपोरेट होगा, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। इस नहलाने के लिए ठंडे पानी का उपयोग कतई ना करें, क्योंकि इससे बच्चे के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बच्चे को कपकपी छूट सकती है और शिवरिंग मैकेनिज्म से नॉर्मली शरीर में इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है। तो हमें बच्चे में शिवरिंग मैकेनिज्म नहीं करना है, बच्चे को कपकपी नहीं छुटवानी है, हमें बच्चे को एक ल्यूक वार्म यानी गुनगुने पानी से नहलाना है ताकि उसके स्किन का टेम्परेचर डिक्रीज हो। थर्ड पॉइंट वुड बी फीड योर चाइल्ड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। जितना ज़्यादा आप अच्छा फ्लूइड डाइट बच्चे को देंगे, उसको हाइड्रेटेड रखेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से बच्चा टेम्परेचर को फाइट कर पाएगा। यदि बच्चा माँ का दूध ले रहा है, देन द मदर शुड मेक श्योर कि वो जहां तक हो सके अपने बच्चे को भरपूर ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, ताकि उससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो डिहाइड्रेशन का शिकार भी नहीं होगा। फीवर में जहां टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उस समय शरीर से पानी का लॉस भी अधिक होता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें काफी अच्छी मात्रा में बच्चे को फ्लूइड्स का सेवन करवाते रहना चाहिए। इसमें बेस्ट ऑप्शन ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है। उसके बाद आप यदि बच्चा भोजन लेने लगा है, पूरक आहार लेने लगा है, तो आप बच्चे को जूसेस, सूप्स, दाल, पतली खिचड़ी आदि के माध्यम से भी फ्लूइड्स पहुंचा सकते हैं। देन बच्चे के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसके अंदर एयर सर्कुलेशन, हवा का बहाव अच्छे से सुनिश्चित हो। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप एयर कंडीशनर या कूलर या फैन बच्चे के बिल्कुल सामने रख दें, नहीं। इसका अर्थ ये है कि जिस भी सेटिंग में बच्चा रेस्ट कर रहा है, जिस कमरे में बच्चा रेस्ट कर रहा है, उस कमरे में हवा का सर्कुलेशन प्रॉपर हो और सीधी हवा बच्चे पर ना गिरे। इससे बच्चे को कंफर्टेबल फील होगा और साथ ही उसको अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड भी नहीं लगेगी। देन वी हैव द फिफ्थ पॉइंट, बच्चे को फीवर में बहुत ज्यादा ढककर, कैप लगाकर, ब्लैंकेट उड़ाकर ना रखें। ध्यान रखें, यदि बच्चे को फीवर ज्यादा है और उसे ठंड नहीं लग रही है, तो उसे एकदम लाइट क्लोथिंग में रखें। लाइट लेयर कॉटन लेयर या कॉटन फैब्रिक के कपड़ों में उसे रखें। अगर उसे ठंड लग रही है, इफ शी शिवरिंग, तो उसे लाइट ब्लैंकेट ओढ़ाएं और गर्म रखें। यदि ऐसा नहीं है तो बच्चे को बहुत ज्यादा कपड़े पहनाने से वो और भी ज्यादा गर्मी फील करेगा, जबकि हमें उसके शरीर से हीट लूज करवानी है, उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना है। देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट, बच्चे को ऐसी जगह पर रेस्ट कराएं जो कि इंडोर्स हो, हल्की ठंडी प्लेस हो, कंफर्टेबल प्लेस हो। गर्मी में बिल्कुल पीक हीट आवर्स में बच्चे को बाहर ना ले जाएं, यानी तीव्र गर्मी में, भीषण धूप में बच्चे को बाहर ना ले जाएं। छाया में या फिर इंडोर्स कूल टेम्परेचर में बच्चे को रेस्ट करने के लिए रखें, जहाँ की खिड़कियां खुली हो, दरवाजे खुले हों, हवा का आवागमन अच्छा हो और बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। तो इन 6 बिंदुओं से हम बच्चे के फीवर को नॉर्मलाइज करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम बच्चे में फीवर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम देसी जड़ी बूटियों की बात नहीं कर रहे। वैसे तुलसी, जिंजर यानी अदरक, ऐसे कई सारे हमारे देसी स्पाइसेस और देसी हर्ब्स हैं जो कि फीवर में मदद करते हैं। बट छोटे बच्चे के लिए आप इन 6 बिंदुओं का इस्तेमाल करके भी उसे बेटर फील करवा सकते हैं। So that is all about today's class. आज की क्लास में हमने बच्चे के
बुखार को नियंत्रित करने के तरीके सीखे, ये जाना कि किस तरीके से हम बच्चे के टेम्परेचर को ले सकते हैं और उन विभिन्न तरीकों के नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स क्या होते हैं। ऑल्सो हमें बच्चे के फीवर में किस अवस्था आने पर बच्चे को चिकित्सकीय सेवा या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रेफर करना चाहिए। So that is all for today's class. Thank you all very much.